कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। रामपुर नाम के गांव में रमेश नाम का आदमी रहा करता था। उसको सीमा नाम की बेटी थी। बेटी दिखने में बड़ी खूबसूरत और होशियार थी। सीमा की माँ जल्दी गुजर जाने के कारण रमेश घर के सारे काम सीमा को बताता था। वो नन्ही सी जान फिर भी चुपचाप सब सह लेती थी और काम किया करती थी। रमेश को दारू की बहुत बुरी लत लग जाती है और वो हमेशा नशे में धुत रहता है। अपनी बेटी से काम करवाता है। सीमा एक दिन किताब पढ़ रही थी, तभी रमेश घर आया और उसने सीमा से कहा, हे सीमा, तुमने खाने में क्या बनाया है? बापू, मैंने खाने में दाल चावल बनाया है, अभी परोस दूं? सीमा, तुम्हें और कुछ बनाना नहीं आता? कुछ दिनों बाद ससुराल जाओगी तो मेरा नाक कटवाओगी क्या? मुझे जल्दी शादी नहीं करनी बापू, मुझे पढ़ना है। पढ़ के तू क्या करेगी? बापू, मैं पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। तुम्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब जल्द ही तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी मुझे। नहीं बापू, मुझे पढ़ना है। मेरी इतनी जल्दी शादी मत करवाओ। वो मैं तय करूंगा, तुम मत सिखाओ मुझे। खाना खाकर रमेश सो जाता है। तभी सीमा एक जगह बैठकर मन में सोचती है, बापू ने माँ को भी ऐसे ही बोल बोल के हैरान कर दिया था, इसीलिए वो जल्दी मर गई और अब ये मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह बापू से बात करूंगी, शायद उन्हें समझ में आ जाए। ऐसा सोचकर सीमा थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर सीमा अपने घर के काम कर रही थी, तभी रमेश नीचे आता है और सीमा से, सीमा, ओ सीमा, मुझे जल्दी से एक कप चाय पिला दो। सीमा रमेश को चाय बनाकर लेकर आती है और सीमा रमेश से, बापू चाय। हाँ दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। सीमा रमेश को चाय दे देती है और रमेश से, बापू मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। ये दारू पीना छोड़ दो बापू, मुझे मेरे बापू स्वस्थ चाहिए। ऐसा कहकर रमेश चाय पीता है और तभी सीमा रमेश को शांत देख उससे, बापू मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ सकती हूँ ना? तुझे कल समझाया वो तेरे समझ में नहीं आया क्या? कुल की लड़कियां घर का कामकाज करती है, ना कि बाहर का काम, समझी? चुपचाप से ये पढ़ाई छोड़ दे, वरना मैं तेरी सारी किताबें जला दूंगा। ऐसा कहकर रमेश वहां से जाने के लिए निकलता है। तभी सीमा बापू से, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, बापू आप मुझे पढ़ने देंगे ना? तुम्हें एक बात सीधे सीधे समझ में नहीं आती है क्या? बापू मैं पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, मगर तुम हो कि मेरी शादी करने पे तुले हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। रमेश को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। रमेश सीमा को एक जोर से चाटा लगाता है और बाल पकड़ के बोलता है, अगर तू तेरे माँ के साथ ही मर गई होती तो अच्छा होता, आज तेरी इतनी जुबान ना चलती। बापू नहीं बापू, मुझे मत मारो। रमेश और एक चाटा मारता है और कमरे में चला जाता है। तभी सीमा मन में, क्या समाज है हमारा? अगर बेटियों ने पढ़ना चाहा तो चूल्हा चौका कौन करेगा? उनके हाथ में संसार की भागदौड़ थमा देते हैं। मुझे बापू से फिर से बात करनी ही होगी। ऐसा मन में सोचकर सीमा घर के सारे काम खत्म कर लेती है और पढ़ाई करने बैठ जाती है। सीमा की पढ़ाई के प्रति लगन देख उसकी टीचर हमेशा उसकी तारीफ किया करती थी। एक दिन टीचर सीमा के घर आती है। सीमा घर पर है? आइए ना टीचर जी, बैठिए। टीचर को अपने घर पर देख सीमा बहुत खुश हो गई। टीचर को सीमा पानी देते हुए सीमा टीचर से, टीचर जी आपके लिए मैं चाय बना कर लाऊं? तुम्हें ये सब बनाना आता है? हाँ टीचर जी, मैं घर के लगभग सारे काम करने लगी हूँ। खाना थोड़ा बहुत आता है, पूरा नहीं आता। मगर सीमा ये तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, ये कामकाज करने की नहीं। मेरे बापू मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके देखूंगी, मान गए तो ठीक है। ऐसा कहकर टीचर वहां से पानी पीकर निकल जाती है। तभी कुछ दिनों में रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। रमेश के मन में सीमा की शादी करवानी थी, इसीलिए उसने उसे 1 महीने से स्कूल में नहीं भेजा था। तभी रमेश स्कूल में चला जाता है। क्या बात है मैडम, आपने मुझे बुलाया? रमेश जी आइए, बैठिए। आप सीमा को स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या इसका कारण मैं जान सकती हूँ? मैडम,
लड़कियों को पढ़ा लिखवा के हम क्या करेंगे? हमारा देश कितना आगे जा रहा है रमेश जी, और आप वही पुरानी सोच लेकर बैठे हो। मैडम, मैं उसकी शादी करवा के अपने सर का बोझ उतरवाना चाहता हूँ। आप मेरी मानिए, आप सीमा को पढ़ने दीजिए। आपकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। मैडम जी, लड़कियों को तो चूल्हे चौके तक ही रखना चाहिए। जैसे आपको ठीक लगे। आखिर आप उसके पिता हैं। मैंने समझाने का काम किया, बाकी आप समझदार हैं। मैं चलता हूँ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ऐसा कहकर रमेश स्कूल से अपने काम पर चला जाता है। शाम के समय रमेश घर चला जाता है। तभी रमेश सीमा से, हे सीमा, पानी लाना जरा। ये लीजिए बापू। तुम्हारे टीचर ने मुझे आज स्कूल में बुलवाया था। बहुत बकबक कर रही थी, मैंने उसे चुप ही करा दिया। मेरी बेटी है, मैं जो चाहे वो करूं। सीमा अब समझ गई थी कि रमेश को टीचर ने सीमा को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेजो, ये बताने के लिए बुलवाया था। बापू ने टीचर की भी बात नहीं मानी। अब तो बापू मेरी शादी करवा देगा। अब मैं क्या करूं? तभी रमेश सीमा से, क्या सोच रही हो सीमा? जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। जी बापू, अभी लाई। ऐसा कहकर सीमा रमेश के लिए खाना लेकर आती है और बाकी के घर के काम करने चली जाती है। उस रात सीमा मन में बहुत सोचती है और घर से भाग जाती है। उस रात सीमा घर से भागकर शहर के बस से शहर चली जाती है और वहां एक अनाथ आश्रम में रहने चली जाती है। इधर पूरे गांव में ढूंढने से भी रमेश को सीमा नहीं मिलती। तब रमेश को समझ में आ जाता है कि सीमा पढ़ाई करने के लिए घर से भाग गई है। रमेश मन में, ये सीमा को कितना समझाया, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और अब भाग गई। वैसे अच्छा ही हुआ, मेरी मुसीबत तो चली गई। ऐसा कहकर रमेश अब आराम से जिंदगी गुजार रहा था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इन कुछ सालों में सीमा डॉक्टर बन गई थी और अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। एक दिन रमेश को दिल का दौरा पड़ता है। उसके पड़ोसी उसे अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद उसका ऑपरेशन करवाना था, इसीलिए उसके रिश्तेदारों को बुलाया गया, मगर उसका कोई रिश्तेदार ना होने के कारण उसके पास कोई नहीं था। उसका एक दोस्त शिवा ही था। शिवा डॉक्टर से, डॉक्टर, इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो खर्चा कितना आएगा? लगभग 5 लाख तक खर्चा आएगा। आप पैसों का इंतजाम करके रखिए। मैं इसका दोस्त हूँ डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ? एक काम करिए, आप इन्हें लेकर शहर चले जाइए। शहर में सरकारी अस्पताल में इनका फ्री में इलाज हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। ऐसा कहकर शिवा तुरंत रमेश को शहर में ले जाता है। उस अस्पताल में सीमा डॉक्टर थी। वो अपना काम कर रही थी। तभी उसके सामने उसके बापू दिखाई दिए और उन्हें उस हालात में देख उसे रोना आया। उसने खुद को संभाला और उनका ऑपरेशन करने के लिए ले लिया। कुछ घंटों बाद उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और रमेश को बाहर लेकर आए तो शिवा सीमा के आगे हाथ जोड़कर कह रहा था, डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरा दोस्त सही सलामत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी, अपनों का कोई शुक्रिया करता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं सीमा हूँ चाचा। शिवा को सीमा को डॉक्टर बने देख बहुत खुशी हुई और उसने उसे गले लगा लिया। अब रमेश को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद रमेश के लिए हर रोज खाना सीमा ही लाती थी। एक दिन रमेश सीमा से, ये खाना जैसे कहीं खाया हुआ लगता है, कहाँ वो समझ नहीं आ रहा। होगा कहीं पर खाया। लड़की को चूल्हा चौका आना चाहिए ना बापू। तुम कौन हो? और मैं तुम्हारा बापू नहीं हूँ। हाँ बापू, तुमने कब मुझे तुम्हारी बेटी माना? तुम सीमा हो? हाँ बापू। बिटिया, तुम डॉक्टर बन गई? हाँ बापू, मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बन गई हूँ और आपका ऑपरेशन भी मैंने करवाया है। सीमा, मैं तुम्हारे लिए आज बहुत खुश हूँ। बापू, तुम मेरी शादी करवा के मेरा बोझ उतारना चाहते थे, इसीलिए मैं घर से भाग गई और आज डॉक्टर बन पाई हूँ। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे मेरी गलती सुधारनी है। कृपया मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे देख सीमा के आंखों में आंसू आ गए और सीमा ने उन्हें शांत करवाया और उनके गले लग गई। ये सब देख शिवा भी बहुत खुश हो गया। अब रमेश का स्वभाव बहुत बदल गया था। अब रमेश को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। तभी रमेश शिवा से,
देखा शिवा, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। इसने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ रमेश, सच में सीमा ने तुम्हारा नाम रोशन किया है। अब कुछ दिनों में रमेश की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और अब रमेश और सीमा खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। अब रमेश को पता चला था कि बेटा और बेटी का दर्जा एक जैसा ही होता है, उनमें कोई कम या ज्यादा नहीं होता। लड़कियों को समान दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें भी खुद की जिंदगी जीने का पूरा हक है और उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़का और लड़की आज के जमाने में समान है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। लड़का और लड़की ये भेद छोड़ के उनको अच्छी शिक्षा कैसी दी जाए ये सोचना चाहिए और उन्हें खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करनी चाहिए। एक सुंदरपुर नाम के गांव में शारदा अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। शारदा का पति गुजर जाने के बाद शारदा ने अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की थी। शारदा का बड़ा बेटा संजय शहर में नौकरी किया करता था। वो हर महीने पैसे अपनी माँ और बहन को भेजा करता था। रमा कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो बहुत होशियार थी। एक दिन संजय एक लड़की को अपनी माँ से मिलवाने के लिए गांव लेकर आया। माँ, तुम कहाँ हो? अरे संजय, अचानक कैसे आना हुआ? और ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है बेटा? माँ, ये सरला है। मैं और सरला एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दूसरे को हम बहुत पसंद करते हैं माँ, इसलिए हम जल्द ही शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, मुझे ये शादी मंजूर है। ऐसा कहकर संजय और सरला ने शारदा का आशीर्वाद लिया। तभी शारदा सभी के लिए खाना बनाती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सरला संजय से, संजय ये क्या खाना है? हमारे घरों में कितना अच्छा खाना होता है। गांव में ऐसा ही खाना बनता है सरला। मुझे तो ऐसा खाना गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। तुम खाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। संजय भी थोड़ा बहुत खाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। सरला और संजय उसी दिन शहर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों में सरला और संजय शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में उसकी माँ और बहन भी शामिल होते हैं, मगर सरला को वो गरीब होने के कारण पसंद नहीं आते। थोड़े दिनों बाद शारदा अपनी बेटी रमा के साथ अपने गांव चली आती है। गांव जाते ही शारदा काम करने लग जाती है। तभी गांव का एक आदमी शारदा से, अरे शारदा बहन, अब तो तुम्हारे बेटे की शादी भी हो गई है। बेटा और बहू दोनों भी कमाते हैं, फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? भाई साहब, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकूंगी। हाँ बहन, हमारी जिम्मेदारियां कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है। अब शारदा लोगों के यहाँ मजदूरी करके कुछ पैसे रमा की शादी के लिए जमा कर रही थी। ऐसे में ही एक दिन शारदा को बहुत तेज बुखार आता है। शारदा का बुखार इतना होता है कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। अस्पताल में भर्ती करवाने की वजह से अस्पताल का बिल बहुत आया। ये देख रमा बहुत चिंता में पड़ जाती है। तभी रमा संजय को फोन करती है तो सरला फोन उठाती है। हेलो भैया, मैं रमा बोल रही हूँ। मैं सरला बोल रही हूँ रमा। कहो, कैसे फोन किया था? भाभी, माँ को बहुत तेज बुखार है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। अगर आप भैया को बताएगी तो वो मेरी कुछ मदद कर देंगे। यहाँ तुम्हें क्या धर्मशाला दिखाई दे रही है क्या? जब चाहा तब फोन करके पैसे मांग रही हो। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था भाभी, मुझे सब पता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। आइंदा से यहाँ फोन मत करना। ठीक है भाभी। ऐसा कहकर सरला फोन रख देती है और रमा को मन ही मन बहुत कोसती है। इधर रमा अपने माँ का इलाज उसके जमा किए हुए पैसों से करती है। अब कुछ दिनों बाद शारदा ठीक होकर घर वापस आ जाती है। तब उन दोनों के पास थोड़े पैसे थे। उसमें से रमा ने घर का थोड़ा सामान लाया और खाना बनाने लगी। तभी रमा खुद ही मन में, अब माँ ने और काम किया तो माँ और बीमार पड़ सकती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रमा कुछ करने का सोचती है। तभी उसकी सहेली शमा वहाँ आ जाती है। शमा रमा से, रमा, इतना क्या सोच रही हो कि मैं घर में आई और तुम्हें पता भी नहीं चला? मुझे कुछ काम करना है शमा। माँ से अब काम नहीं होगा और मैं उन्हें कुछ करने भी नहीं दूंगी। रमा, तुम रोटियां कितनी अच्छी बनाती हो, क्यों ना तुम रोटियां बनाकर बेचो? हाँ शमा, तुम सच कह रही हो। मैं रोटियां बनाकर बेचूंगी तो मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। रमा अगले दिन बाजार में गर्मा गर्म रोटी बनाकर बेचने लगती है।
कुछ लोग रोटियों की खुशबू सूंघ वहां आते हैं। तभी रमा लोगों से, आओ आओ, गर्मा गर्म रोटी ले लो, गरम और ताजी रोटी ले लो। रमा ऐसे कह रही थी, तभी रमा के पास उसकी दोस्त सोनाली आ जाती है। सोनाली रमा से, रमा, तुम ऐसे रोटियां बनाकर बेच क्यों रही हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज से मैं ये काम करूंगी, रोटियां बनाकर बेचूंगी। ये अच्छा विचार है रमा, मुझे 2 रोटियां दे दो। हाँ, अभी देती हूँ। ऐसा कहकर रमा सोनाली को 2 रोटियां देती है। सोनाली रमा को 15 रुपए दे देती है। उसकी रोटी की खुशबू सूंघ बहुत से लोग उसके दुकान पर आते हैं और रोटी खरीदना शुरू करते हैं। रमा की रोटियां इतनी मुलायम होती है कि लोग उसकी रोटियां खरीद लेते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब रमा बहुत मेहनत करके रोटियां बनाती और बाजार में बेचा करती थी। एक दिन बड़े होटल का मालिक रमा के पास आकर, क्या आप ही हो रोटी बनाने वाली रमा? हाँ, मैं ही हूँ रमा, कहिए क्या काम था? जी, मेरा होटल है, मैं आपको रोटियों की ऑर्डर देने आया हूँ। क्या आप मेरा ऑर्डर पूरा करके देगी? कितनी रोटियां चाहिए आपको हर रोज के लिए? मुझे 100 रोटियां सुबह और 100 रोटियां शाम को चाहिए। क्या आप ये ऑर्डर दे पाएंगी? हाँ, मैं सुबह और शाम रोटियां आपको पहुंचा दूंगी। आप मुझे आपका होटल का पता दे दीजिए। ये लीजिए मेरा कार्ड, कल से आप रोटियां लेकर आना। ठीक है साहब, धन्यवाद। ऐसा कहकर होटल मालिक वहां से चला जाता है। रमा घर जाते ही ये खुशखबरी अपने माँ को सुनाती है। माँ, मुझे आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। एक होटल मालिक ने मुझे रोटियां बनाने की ऑर्डर दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में रमा, ये तो बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैं जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। मुझे सुबह और शाम रोटियां भी बनानी है। हाँ रमा, चलो मैं भी तुम्हें मदद कर देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा रमा के साथ सब काम जल्दी जल्दी खत्म कर डालती है। अगले दिन रमा जल्दी उठकर 100 रोटियां बनाती है और होटल में जाकर डिलीवरी देकर आती है। उसकी रोटियां खाकर ग्राहक बड़े खुश होते हैं। तब से रमा की रोटियां बहुत अच्छी तरह से बेची जाने लगी थी। अब रमा को एक होटल के साथ साथ बहुत सारे ऑर्डर आने लगे थे। रमा खुद का काम बहुत अच्छी तरह से करने लगी थी। उसका काम देखकर ग्राहक बहुत खुश थे। अब रमा की आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी। रमा ने अपने साथ गांव की कुछ औरतों को काम में शामिल कर लिया था और उनके साथ काम करके अपनी डिलीवरी पूरी किया करती थी। रमा की रोटियां अब बहुत फेमस बन गई थी। उसकी वजह से रमा ने उसका बिजनेस ऑनलाइन भी कर दिया था। रमा को अब काम से बहुत पैसे मिल रहे थे। अब रमा ने घर के साथ साथ लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी थी। लोगों को रोजगार दिलवाया था। उसके नाम के चर्चे अब गांव-गांव में जाने लगे थे। एक दिन रमा का भाई संजय को ये सारी बातें पता चलती है। वो रमा और अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से, माँ, मुझे रमा की तरक्की देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ संजय, मेरी रमा ने अपना फर्ज तो निभाया, साथ में खुद भी अपने पैरों पर खड़ी रही है। हाँ माँ, उसने खुद से ही सब किया है। तुम तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भूल गए थे संजय, मगर मेरी रमा अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस लिए आए हो यहाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं मेरी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगनी है तो मेरी नहीं, अपनी बहन की मांगो। ऐसा कहकर शारदा वहां से चली जाती है। संजय रमा के पास आकर, रमा, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, मुझे जब जरूरत थी तब आप मेरे काम नहीं आए। आज मेरी परिस्थिति अच्छी देखी तो आपको आपकी गलती का एहसास हुआ। रमा, मुझे सच में माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है भैया, मैंने आपको माफ कर दिया। आज से आप माँ का दिल कभी नहीं दुखाओगे। हाँ रमा, हम दोनों माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। रमा, तुमने मुझे माफ तो किया ना? हाँ भैया। ऐसा कहकर संजय और रमा गले लग जाते हैं। ये सब देख शारदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रमा का बिजनेस भी अच्छी तरह से चलने लगा था। रमा अपने काम के दम पर करोड़पति बन गई थी और उसकी तरक्की देख गांव की लड़कियां प्रेरित हो रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम को लगन से करना चाहिए। मेहनत करने वाला हमेशा सफल होता है, इसीलिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए।